तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन और लेक्चर 1 में हमने इसके पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे ना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स है, सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। 4 टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। अब अगले टाइप के क्लासिफिकेशन में हम लोग आते हैं, अगले टाइप के क्लासिफिकेशन में आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ या मेथड ऑफ फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन या प्रिपरेशन, कुछ भी कह सकते हो। मेथड ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो। मोड का मतलब मेथड ही होता है ना, किस हिसाब से आप पॉलीमर्स को बनाते हो बेटा, इस आधार पर भी पॉलीमर्स के कई टाइप होते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। सुनिए जरा, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर 2 टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर 2 टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। पहले बेटा होते हैं एडिशन पॉलीमर्स, आगे चल के हम इन सबके मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। और दूसरे बेटा होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। दूसरे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, 2 टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है, जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है। इन्हें हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं। ये नाम याद रखना, एडिशन पॉलीमर्स को चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं। और इन्हें हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं। इन्हें हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं बेटा। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन करेंगे, अब एग्जांपल तो बहुत सारे लेंगे आगे हम लोग, अगला लेक्चर तो सब एग्जांपल का ही होगा। और क्या, मोनोमर्स जितने होते हैं जब आपस में कंबाइन करते हैं इन मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स के लिए, तो पॉलीमर यहां बन जाएगा विदाउट एनी साइड प्रोडक्ट। कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है, नो साइड प्रोडक्ट। वाटर, अमोनिया, HCl कुछ नहीं निकलेगा। ये एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। इनकी एडिशन पॉलीमर्स की अपनी एक पर्टिकुलर टाइप की मैकेनिज्म भी होती है। एडिशन पॉलीमर्स की एक पर्टिकुलर टाइप की मैकेनिज्म भी होती है, वो पढ़ेंगे हम लोग। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कैटायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म होती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जब इन मॉलिक्यूल्स आप मोनोमर्स के बेटा लेंगे तो पॉलीमर तो बन ही जाएगा, और पॉलीमर के साथ में कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट बनेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट। अब वो साइड प्रोडक्ट HCl भी हो सकता है, साइड प्रोडक्ट वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ निकलेगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में जब हम 2 मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे, अच्छा मान लो आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जोड़ रहे हो, तो वाटर निकल जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से एमीन्स लेंगे हम लोग कई बार, तो इसमें हम क्या करेंगे, वाटर निकालेंगे या कभी अमोनिया निकल जाएगा। जैसे एमीन्स वाला लेंगे तो अमोनिया निकल जाता है, अल्कोहल वाला लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में तो जाहिर सी बात है वाटर निकल जाएगा। कुछ स्पेशल केसेस में HCl निकल सकते हो। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में कुछ न कुछ निकलेगा, एडिशन पॉलीमर में कोई चीज एलिमिनेट नहीं होती है, डायरेक्ट मॉलिक्यूल कंबाइन करते चले जाते हैं। इसलिए इसका बोलते हैं चेन ग्रोथ। लंबी चेन अपने आप बनती जाती है, उसमें स्टेप वाइज होता है। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स का कोई पॉलीमराइजेशन का कोई स्पेशल मेथड नहीं होता है। लेकिन बेटा इसमें क्या होता है, एडिशन पॉलीमर्स के देयर आर सम स्पेशल मेथड, देयर आर सम स्पेशल मेथड्स या स्पेशल मैकेनिज्म्स। इनकी बेटा कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स होती हैं और इसमें नो स्पेशल मैकेनिज्म, कोई इसमें स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होती है।
अब कंडेंसेशन में कौन सी मैकेनिज्म है ना, नो स्पेशल मैकेनिज्म, लेकिन इसमें कुछ खास मैकेनिज्म होंगे, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। जैसे नाम बता दूं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, है ना। तो ये अब तुम कहोगे एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल में क्या है, ज्यादातर पॉलीमर तो ये एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। आप पीवीसी ले लिए, पॉलीएथिलीन ले लिए, नेचुरल रबर ले लिए, सिंथेटिक रबर ले लिए, नियोप्रीन बोलते हैं उसे, पॉलीनियोप्रीन बोलते हैं, कुछ भी ले लो, वो सब इसी में आते हैं एडिशन पॉलीमर्स में। आपस में मॉलिक्यूल जोड़ने हैं, ब्यूनाएस रबर ले लो, ब्यूनाइन रबर ले लो, ऑर्लॉन ले लो। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, कम से कम दो मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ेंगे तो कुछ निकलेगा। जैसे इसमें बेटा नाइलॉन्स ज्यादातर आते हैं, जैसे नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 210 है, नाइलॉन 210 है ना। और इसके अलावा जो है डेक्रॉन है, डेक्रॉन होता है ना, पॉलिएस्टर होता है जो, वो सब इसमें आते हैं। इसमें कुछ न कुछ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो एग्जाम्पल लेंगे तो बता ही देंगे कि ये कंडेंसेशन है कि एडिशन है, तो एग्जाम्पल के चक्कर में ज्यादा भी तुम्हें पढ़ना नहीं है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पॉलीमर है। तो ये बेटा 5वें टाइप का क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन या मोड ऑफ सिंथेसिस, कैसे कोई पॉलीमर बनता है उसके आधार पे था। अगले बातें हम अब नेक्स्ट लेने जा रहे हैं। अब अगला बेटा क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो पॉलीमर्स होते हैं ना, उसका बेटा कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शनल ग्रुप भी होता है। तो इस क्लासिफिकेशन को हम स्पेशली बना रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें याद भी हो जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को समझते हो, अल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एमाइड है, जानते ही। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर बेटा क्लासिफिकेशन लेने जा रहे हैं। ये जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखो, एक पॉलीमर के बारे में न मालूम कितनी जानकारियां हो सकती हैं। क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आएगा आपको। जैसे हमने पहला लिया ओलिफिन्स। अगर कभी किसी ने बोल दिया कि दिस पॉलीमर इज पॉलीओलिफिन, तो भैया ओलिफिन किसको कहते हैं? एल्कीन्स को। ओलिफिन तो एल्कीन्स को कहते हैं। इसका मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डबल बॉन्ड होगा। पॉलीओलिफिन्स में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होगा इसमें डबल बॉन्ड होगा। तो इसमें तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। जितनी भी रबर होती हैं, जितने भी टाइप की रबर होती है सब एल्कीन से बनती है ना, वो सब इसमें आ जाएंगी। जितनी भी रबर होती है सब इसी में आ जाएंगी। आइसोप्रीन, नियोप्रीन, है ना, मतलब नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर है, ब्यूनाइस रबर है, ब्यूनाइन रबर है, पॉलीएथिलीन है, हालांकि पॉलीएथिलीन प्लास्टिक में आती है, वो भी इसमें आ जाएगी, है ना। लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वैसे पॉलीएथिलीन कहते हैं पूरा। तो ये सब इसी में आते हैं पॉलीओलिफिन्स में। छोड़ो, दूसरा बेटा आता है, आपको ऐसे बोलेगा, कहेगा पॉलीएमाइड्स। तो अगर किसी पॉलीमर को उसने पॉलीएमाइड कह दिया तो समझ जाओ इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एमाइड होगा, CONH2 या CONH ग्रुप होगा। CONH2 या CONH टाइप का ग्रुप आएगा। तो इसे बेटा क्या बोलेंगे हम, पॉलीएमाइड कहेंगे, पॉलीएमाइड्स कहेंगे। और बता दें आपको, हम एग्जांपल्स में ज्यादातर जो नाइलॉन्स होते हैं वो पॉलीएमाइड्स में आते हैं। बताएंगे आगे स्ट्रक्चर। पॉलीएमाइड्स में CONH या CONH2 ग्रुप आ जाएगा। ये CO जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा, और वो ये जो NH है वो एमीन से आएगा। तो इसका मतलब पॉलीएमाइड जो होते हैं, ज्यादातर नाइलॉन्स होते हैं पॉलीएमाइड में आते हैं। और सुन लीजिए, कभी कभी हम बोलेंगे इट इज पॉलिएस्टर, तो समझ जाओगे यार इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एस्टर होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप एस्टर पाया जाए तो समझ जाइए वो पॉलिएस्टर है।
अब पॉलिएस्टर में क्या है, इसमें बेटा क्या एग्जांपल आता है, डेक्रॉन, टेरिलीन भी कहते हैं इसे, इसमें आता है ग्लिप्टल, पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। पॉलिएस्टर में CO ग्रुप आएगा, कैसे होता होगा, COS से CO आता होगा और अल्कोहल से O आता होगा। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे तो पॉलिएस्टर बनता होगा, और क्या CO ग्रुप आने का मतलब पॉलिएस्टर हो जाएगा। तो ऐसे भी नाम कभी आपके पास आ जाएंगे, पॉलीओलिफिन्स आ जाएगा, पॉलीएमाइड्स आ जाएगा, पॉलीएस्टर्स आ जाएंगे, पॉलीएक्राइलेट्स कभी कभी नाम बोल देगा आपसे, पॉलीएक्राइलेट्स बोल देते हैं, पॉलीएक्राइलेट्स बोल दिए जाते हैं। तो पॉलीएक्राइलेट्स का मतलब बेटा ऐसा पॉलीमर जो एक्राइलिक एसिड का डेरिवेटिव हो। एक्राइलिक एसिड क्या होता है बेटा, ऐसा कंपाउंड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH होता है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है उसे पॉलीएक्राइलेट कहते हैं। उसमें इस तरह का ग्रुप जरूर आएगा, ऐसा है ना, जैसे इसमें पॉलीमिथाइल मेथेक्राइलेट आता है, पॉलीइथाइल एक्राइलेट आता है, ये सब आते हैं इसमें। PMA में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल बाद में लेंगे, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं। तो जिसमें इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उन्हें पॉलीक्राइलेट्स कहते हैं। पॉलीनाइट्राइल्स, जिनमें साइनाइड ग्रुप आ जाए उन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीनाइट्राइल्स कह सकते हैं। हालांकि एक्राइलिक पॉलीनाइट्राइल्स, तो बेटा पॉलीनाइट्राइल्स का मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप साइनाइड आ जाए, जैसे ऑर्लॉन, पॉलीविनाइल साइनाइड बोलते हैं इसे, पॉलीविनाइल साइनाइड, तो जिसमें CN ग्रुप आ जाए वो पॉलीनाइट्राइल्स कहेंगे। मतलब अपने हिसाब से भी तुम नाम रख सकते हो, इसमें क्या। पॉलीएमाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिएस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीओलिफिन्स भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीक्राइलेट में PMA में काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलीनाइट्राइल तो ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो ये खास बात है। नाइलॉन जितने होते हैं सब पॉलीएमाइड्स में आते हैं, डेक्रान ग्लिप्टल वाला पॉलिएस्टर्स में आते हैं, और जितने भी एल्कीन वाले पॉलीमर होते हैं वो सब बेटा पॉलीओलिफिन्स में आएंगे। तो एक क्लासिफिकेशन आपको और बता दिया मैंने, ये क्लासिफिकेशन था। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, है ना। तो एक क्लासिफिकेशन हम ऐसे भी ले सकते हैं। अगला क्लासिफिकेशन हम बेटा ऐसे ले सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर्स। नेचर में कोई पॉलीमर डिकम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके आधार पर भी आप पॉलीमर्स ले सकते हो। तो एक क्लासिफिकेशन और ले लेते हैं, उसमें क्या है ना, एक क्लासिफिकेशन और ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा नंबर 7वां ले लिया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर। अब इसमें बेटा क्या है, आपको पता होना चाहिए, दो तरह के पॉलीमर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है वैसे। दो तरह के पॉलीमर होते हैं, एक बेटा होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और दूसरे आपको पता ही है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ज्यादातर तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ही होते हैं। ज्यादातर पॉलीमर्स कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कम होते हैं, लेकिन नेचर के लिए यही सही है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स लिख सकते हैं, इन नेचर। नेचर में अर्थ के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। बढ़िया है, डिकम्पोज कर देंगे तो इसका मतलब नेचर में मिट्टी में मिल जाएंगे बाद में। लेकिन ये क्या होते हैं, नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। इनको बेटा कोई भी माइक्रोब, माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेचर में जो बैक्टीरिया, ये फंगस पाए जाते हैं, या ये जो वायरस होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज कर देते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। जैसे PHBB है,
पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, पॉलीलैक्टिक एसिड है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है। ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आते हैं। आप पढ़ेंगे एक एक करके। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, पॉलीलैक्टिक एसिड है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक वेल्ड्रेट बोलते हैं इसे, है ना। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, ये भी नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 भी बायोडिग्रेडेबल आता है। आ भी चुका 2 बार एग्जाम में। डिस्कशन करेंगे आगे स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी जितने बचे सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब 99.99% पॉलीमर्स तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं। लेकिन आजकल जो है नेचर मतलब काफी कंट्री, बहुत सारे देश जो है, इंडिया भी इस पे जोर दे रहा है कि ज्यादातर जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करें वो बायोडिग्रेडेबल हो, क्योंकि प्लास्टिक का कचरा इतना इकट्ठा हो, अरबों टन कचरा इकट्ठा हो चुका है और उसमें से बहुत सारे जो है डिकम्पोज भी नहीं होते हैं। ज्यादातर तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ही है। बहुत सारे उसमें रिसाइकलिंग भी नहीं हो सकती उनकी, तो रिसाइकलिंग वाले भी नहीं है, डिकम्पोज में नहीं होंगे, तो इसका मतलब नेचर में हमेशा पड़े ही रहेंगे। वो क्या करोगे उनका? तो बड़ा खतरनाक है। आगे आने वाला समय बड़ा खतरनाक होने वाला है। दुनिया में खाली प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई पड़ेगी फिलहाल। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर हमने बता दिया। ये बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म पे आएंगे और फिर मैकेनिज्म के बाद हम लोग एग्जांपल्स पे आ जाएंगे। एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें कुछ मिल जाएंगे, उन्हीं पे सवाल आते हैं। फिर लास्ट में पॉलीमर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे।